गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज सीए कविता। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया से होंगे। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं सीटीपी के बारे में। ठीक है जी। आज हम पढ़ेंगे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के बारे में। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है, इससे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है या नहीं है, ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस पाने के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूंगी ताकि आपको सीटीपी के बारे में एक डिटेल्ड जानकारी मिल सके। डेफिनेशन को हम बाद में पढ़ते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले एक पर्सन की बात करती हूँ, ए की। ए पर्सन जो है हरियाणा के अंदर, इसका परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है। ए पर्सन का हरियाणा के अंदर परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है और ये यहाँ पे अपना बिजनेस जो है वो ऑपरेट करता है। ठीक है। ये तो जनरली बात हो गई, किसी भी पर्सन का किसी एक स्टेट में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है, वो वहां से काम कर रहा है। तो अगर मैं इसके कंपैरिजन में बात करूं बी की, बी एक पर्सन है जिसका कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, और हो सकता है हो भी सही। ठीक है। फर्स्ट वन में एग्जांपल दे रही हूं, उसका कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कहीं भी कोई एग्जीबिशन लगती है, ठीक है, ऐसा कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, कहीं भी कोई एग्जीबिशन लगी हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में, एमपी में, कहीं भी, तो ये वहां पे अपना सामान लेके चला जाता है, एग्जीबिशन में अपना सामान दिखा के और सोल्ड आउट करके अपने घर चला जाता है। क्लियर। परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इसका कोई नहीं है। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। देखिए, जब ये अपना माल हरियाणा में देना जाएगा तो हरियाणा में ये टैक्स पे करने के लिए लाइबल है ना। पंजाब में जब जाएगा टैक्स पे करने के लिए लायबल है, यूपी में जब जाएगा टैक्स पे करने के लिए लायबल है। तो सीटीपी को सबसे पहले मैं बता दूं, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को। अब ये जब भी जाएगा अपना सामान लेकर के, तो इसको क्या करना पड़ेगा, वहां के लिए एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा 5 दिन पहले। जिस दिन इसने अपना बिजनेस वहां शुरू करना है, उससे 5 दिन पहले इसको वहां पे क्या करना पड़ेगा, अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एज अ सीटीपी, एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। क्लियर। तो यहाँ पे सीटीपी वो पर्सन होता है जिसे कैजुअली किसी भी स्टेट में काम करने जाना है, वहां रेगुलर उसे काम नहीं करना, वहां को इसकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो वहां पे उसे एज ए सीटीपी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत पड़ेगी। जब ये पर्सन हरियाणा में जाएगा तो हरियाणा के अंदर सीटीपी का रजिस्ट्रेशन लेगा, पंजाब में जाएगा तो वहां लेगा, यूपी में जाएगा तो वहां लेगा। यहां तक आई थिंक मेरी बात आप सभी को क्लियर हो चुकी है। ठीक है जी। नेक्स्ट मैं बात करूं, एक पर्सन है सी। एक पर्सन है सी, वो रेगुलरली रजिस्टर्ड है। कहां पे मैं बात करूं, पंजाब में। पंजाब में इसकी एस्टैब्लिशमेंट है, इसके पास वहां का जीएसटी नंबर भी है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बट इसका काम किसका है, ज्वेलरी का, गोल्ड का, गोल्ड ज्वेलरी का, डायमंड ज्वेलरी का, और इस तरीके से इसका काम है। क्लियर। अब ये क्या करता है, यहाँ से अपना माल दिखाने के लिए अदर स्टेट्स में भी जाता है, हरियाणा में जाता है। ठीक है। और अगर मैं बात करूं, जम्मू कश्मीर जाता है, कहीं भी अदर स्टेट्स में जाता है। क्लियर। अब ये जो पर्सन है, ये जब अदर स्टेट्स में जाएगा, ये पर्सन जब अदर स्टेट्स में जाएगा तो वहां पे इसका जो माल है ये दिखाएगा ना, जा करके बेचेगा वहां पे। ठीक है। अगर सामने वाले को, पर्सन को पसंद आता है इसका माल, तो ये वहां भी बेचेगा। तो इन स्टेट्स के लिए इसको एज अ सीटीपी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इन स्टेट्स के लिए एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ही इज लायबल टू पे टैक्स। यहाँ पे इसको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी हो जाएगा एज अ सीटीपी। यानी कि अगर आप परमानेंटली एस्टैब्लिश्ड है, आपकी कहीं फर्म परमानेंट एस्टैब्लिश्ड है, तो ठीक है, वहां के लिए आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया होगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहां के लिए आपकी फर्म जो है एस्टैब्लिश्ड नहीं है, वहां पे आपकी कोई फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, तो वहां पे आप अगर कुछ एक दिनों के लिए बिजनेस करने जा रहे हैं तो आपको एज अ सीटीपी वहां पे रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। और अगर कहीं भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो भी आप जा रहे हैं तो भी करना जरूरी है, जैसे बी के केस में था। और दूसरी बात, ये जो सीटीपी वाला रजिस्ट्रेशन है, दैट विल बी इन एग्जिस्टेंस फॉर 90 डेज ओनली, यानी 90 डेज के बाद ये रजिस्ट्रेशन लैप्स हो जाएगा। अगर आप बढ़ाना चाहें तो फर्दर 90 डेज के लिए और बढ़ा सकते हैं। द टोटल डेज देन विल बी 180। यहाँ पे 180 डेज आपके टोटल हो जाएंगे। क्लियर एवरीवन। वो 90 डेज लैप्स होने से पहले ही आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा कि फर्दर मुझे 90 डेज के लिए और चाहिए, क्योंकि अभी तक मेरा काम यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है जी। अब देखिए, आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी ले लिया,
और बिजनेस शुरू करने से कितने दिन पहले, 5 दिन पहले लिया, 90 डेज के लिए मिला, फर्दर 90 डेज के लिए आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू डिस्कस विद यू इज दैट कि जो टैक्स होगा ना, एस्टिमेटेड टैक्स आफ्टर डिडक्टिंग योर इनकम टैक्स क्रेडिट जो भी होगा, ठीक है, आफ्टर डिडक्टिंग योर इनकम टैक्स क्रेडिट, जितना भी आपके पास टैक्स आप एस्टिमेशन लगाते हैं कि बनेगा, वो आपको प्रोविजनल बेसिस पे पहले ही जमा करवाना जरूरी है। टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जो आपको मिलेगा, उसके बाद आप टैक्स जमा करवाएंगे। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि वो जो टैक्स होगा वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर जाएगा। वो टैक्स आपका क्रेडिट लेजर में नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर जाके खड़ा होगा। और जब आप 90 डेज का फर्दर एक्सटेंड करवाते हो तो फर्दर जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी होगी ना, एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी मैं बोलूंगी, क्योंकि एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी तो माल बेचने के बाद आएगी। देखिए, जो एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी है वो कब आएगी, एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी आएगी सोल्ड होने के बाद, जब आप गुड्स को क्या कर देंगे जी, सोल्ड कर देंगे, ठीक है। लेकिन सीटीपी को क्या करना है, रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है कब, 5 days बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस, बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस। मेरी बात समझ में आई? उसको 5 दिन पहले ही बिजनेस स्टार्ट करने से सीटीपी में रजिस्ट्रेशन लेना है। और टैक्स कब पे करना है, प्रोविजनल बेसिस पे। अब प्रोविजनल बेसिस पे कैसे टैक्स पे करेंगे, ऑन एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी। जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी एस्टिमेटेड है उस बेस पे आप अपना टैक्स जो है वो डिपॉजिट करवा देंगे। मेरी बात समझ में आई? देखिए, मैं आपको इसमें पढ़ा देती हूँ। हम यहाँ डेफिनेशन भी देख लेते हैं। सीटीपी, सीटीपी क्या है, अ पर्सन हु ओकेजनली अंडरटेक सप्लाई ऑफ गुड्स, जो ओकेजनली सप्लाई ऑफ गुड्स करता है या सर्विसेज करता है या बोथ इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन विच इज डज नॉट हैज हिज फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। देखिए ध्यान से लिखा हुआ है यहाँ पे, where he does not have a fixed place of business, जहां उसका fixed place of business नहीं है। If a person is registered in one state but he wants to undertake occasional supply of goods or services or both in some other state, वो एक स्टेट में रजिस्टर है लेकिन अदर स्टेट में भी ओकेजनली सप्लाई करना चाहता है, तो उसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अदर स्टेट में, ठीक है जी। तो डेफिनेशन इंटेंड्स टू कवर, ये जो डेफिनेशन है ये कवर करती है उन पर्संस को विद इन इट्स एम्बिट हु कम फॉर अ टेम्परेरी पीरियड टू अ प्लेस, जो प्लेस पे क्या है, टेम्परेरी पीरियड के लिए है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस एंड देन लीव द प्लेस। यानी वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक वहां काम करने के लिए आए और उसके बाद उस प्लेस को छोड़ के चले जाएंगे। The CTP has to compulsory take registration in the state or union territory from he makes the taxable supply where he has no fixed place of establishment irrespective of the threshold limit। सबसे बड़ी बात, थ्रीशोल्ड लिमिट यहाँ पे नहीं देखनी, उसे वहां जाके रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? ये आगे एग्जांपल दिए हुए, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है बैंगलोर की, ठीक है, वो एक कंडक्ट कर रही है इवेंट गोवा में। तो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो है ओकेजनली सप्लाई करने गई है इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज, कहाँ, गोवा में। वैसे वो गोवा में रजिस्टर्ड नहीं है, सिर्फ ओकेजनली वो वहां पे कुछ एक सर्विसेज देने गई है, उसके पास कोई फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट भी नहीं है, तो वो गोवा के लिए क्या मानी जाएगी, सीटीपी मानी जाएगी, वहां के लिए उसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। सेम नेक्स्ट एग्जांपल दिया, आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज को रिलेटेड कोई भी पूना का सप्लायर है, ठीक है जी, वो कैटरिंग सर्विसेज दे रहा है गोवा में, तो गोवा के अंदर से एज ए सीटीपी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, जब भी आप रजिस्ट्रेशन लेंगे, मैंने आपको बताया एटलीस्ट 5 days बिफोर आपको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन हैज टू बी ऑब्टेन्ड एटलीस्ट 5 days प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इन फॉर्म जीएसटी REG 01। आपको 5 दिन पहले लेना जरूरी है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे, थ्रीशोल्ड लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल नॉट अप्लाई। जो थ्रीशोल्ड लिमिट है वो अप्लाई यहाँ पे नहीं होगी, यानी आपको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। एडवांस डिपॉजिट ऑफ एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी इज रिक्वायर्ड टू बी मेड अलोंग विद एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी आपको एडवांस टैक्स जो है वो पे करना है एज पर एस्टिमेशन बेसिस। क्लियर? यहाँ पे आपको देखिए टेम्परेरी रेफरेंस नंबर दे दिया जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है
टेम्परेरी रेफरेंस नंबर दे दिया जाएगा कॉमन पोर्टल के थ्रू, और आपको एडवांस डिपॉजिट करना है टैक्स का, और ये जो टैक्स है ये क्रेडिट कर दिया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। जो रजिस्ट्रेशन है वो 90 डेज के लिए वैलिड है, लेकिन अगर आप चाहें तो फर्दर 90 डेज के लिए और कर सकते हैं, फर्दर एक्सटेंडेड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 डेज, यानी फर्दर 90 डेज के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते। और एप्लीकेशन जो है फॉर्म GST REG 11 यानी REG 11 इसके अंदर जाएगी बिफोर एक्सपायरी ऑफ द ओरिजिनल वैलिडिटी पीरियड। मैंने बताया था वो 90 डेज के लैप्स होने से पहले ही आपको कर लेना है, अदरवाइज आप एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। तो गाइज ये सब था CTP के बारे में, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के बारे में। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन के बटन पे भी क्लिक कर लेना ताकि आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस का लिंक टाइमली बेसिस पे मिल जाए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।